नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आज हम लोग झारखंड सामान्य अध्ययन जो कि जेपीएससी पेपर 2 से रिलेट करता है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाएँगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल है। समाधि स्थल कौन-सा है? अखरा है, सरना है, टोंगरी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ समाधि स्थल का बात कर रहा है, आंसर यहाँ होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। रीज़न क्या है? अखरा जो होता है आपका अखरा आपका जो बैठक बुलाई जाती है गाँव में उसको अखरा कहा जाता है। सरना क्या होता है? सरना हमारा जो धार्मिक पूजा वगैरह जो होती है, पूजा स्थल होता है। टोंगरी क्या होता है? एक प्रकार के पहाड़ी होता है जिसका सिरा नुकीला होता है। तो समाधि स्थल किसको कहते हैं? समाधि स्थल को हम लोग कहते हैं शासन। क्या कहते हैं दोस्तों? शासन। और शासन के ऊपर जो आपका पत्थर लगाया जाता है उसको बोलते हैं शासन देरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नागवंशी शासक दुर्जन शाह को जहांगीर ने कैद में रखा कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक पटना में, 12 वर्षों तक पटना में, 6 वर्षों तक ग्वालियर में, 12 वर्षों तक ग्वालियर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 वर्ष तक ग्वालियर में रखा था। 1616 ईस्वी में जो है दुर्जन शाह को मालगुजारी नहीं देने के कारण इसको पकड़ लिया था और ग्वालियर के जेल में कैद कर दिया था जहांगीर ने। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में इसको 12 वर्षों तक यहाँ रखा। 12 वर्ष इसमें जोड़ लीजिए कितना हो जाता है। उसके बाद इसको जो है जहांगीर ने छोड़ा। जहांगीर ने कब छोड़ा? जब दुर्जन शाह को अपने दरबार में बुलाया और उससे आपका 6000 रुपया जो है 6000 रुपया मासिक कर देना कर देने के लिए सहमति हो गया तो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की भांति अपने विवादों का निपटारा करती है कहलाती है। पंच पढ़ा, दाढ़ा पढ़ा, पढ़ा राजा और पढ़ा दीवान। आप सभी को पता है कि ये जो आंसर होगा इसमें वैसे तो पढ़ा दीवान होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय की भांति काम करता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। तो ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कौन-सा जनजाति में पाया जाता है? उरांव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? उरांव में पाया जाता है। ओके। देखिए पढ़ा राजा वैसे तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, लेकिन इससे भी एक बड़ा अधिकारी आज के समय में विद्वान है और उसको बोलते हैं पढ़ा दीवान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मांझी शासन व्यवस्था में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सबसे ऊपर में है? मांझी है, जोग मांझी है, देश मांझी है, परगनेत है। इसका मतलब आप इसको अगर बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे ऊपर कौन सा है? तो सबसे ऊपर तो वैसे आप सभी को पता है परगनेत होगा। परगना वैसे भी सबसे बड़ा होता है, पहले गाँव होता है ना? पहले गाँव या ग्राम होता है, उसके ऊपर आपका ग्राम के ऊपर जो है बीच में कहीं-कहीं बहुत सारे चीज़ें आता है जहाँ पर कई सारे गाँवों का समूह होता है और जब ग्राम पंचायतों का समूह होता है तो उसको परगनेत कहते हैं। ठीक है ना? ये सब आप जानते हैं। वहाँ पर भी कई स्तरों पे बहुत सारे चीज़ों में बँटा हुआ था। तो यहाँ पर आंसर सबसे मांझी शासन व्यवस्था में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? परगनेत हो जाएगा। तो मांझी कौन होता है? मांझी ग्राम प्रधान होता है। मैं बता देता हूँ बस आप सुन लीजिए। ठीक है? मांझी ग्राम प्रधान होता है आपका और मांझी का जो सहयोगी होता है दोस्तों, उसको हम लोग जोग मांझी कहते हैं। मांझी का सहयोगी जोग मांझी कहलाता है और इसमें एक आता है उप मांझी का पद। ठीक है? उप मांझी का पद उसको जोग प्रमाणिक कहते हैं। जोग प्राणिक कहते हैं ना? जोग प्राणिक कहते हैं, जोग प्राणिक। तो जोग प्राणिक कब काम करता है? जब आपका जोग मांझी नहीं रहता है तो आपको जोग प्राणिक काम करता है। देश मांझी इसको हम लोग बोलते हैं मोढ़े मांझी। देश मांझी को हम लोग क्या कहते हैं? मोढ़े मांझी। मांझी जो मामला ना सुलझा पाए उसे देश मांझी को स्थानांतरित कर देता है। तो ये मांझी जो गाँव में अपना विवाद नहीं निपटा पाएगा उसको देश मांझी को भेज देगा, उसको मोढ़े मांझी कहते हैं। राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करेला दंड किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेला दंड बोला है। तो करेला दंड का प्रावधान जो है आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था में है। मांझी परगना शासन व्यवस्था मतलब क्या हो गया आपका, संथालों का, ठीक है, संथालों में है ना मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों में पाया जाता है। तो यह एक प्रकार का आर्थिक दंड होता है, जो करेला दंड होता है ये एक प्रकार का आर्थिक दंड होता है, और जिसके तहत जो है अपराधी को 5 रुपये से 150 रुपये तक दंड दिया जा सकता है ना। कितना से कितना, 5 रुपये से लेके 150 रुपये तक, 5 रुपये से लेके 150 रुपये तक, 5 रुपये से लेके 150 रुपये तक की सजा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ढोकलो शहर के राजा प्रमुख का चुनाव कितने वर्षों में होता है। ढोकलो शहर के राजा प्रमुख का चुनाव कितने वर्षों में होता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष। 3 वर्ष में जो है खड़िया समाज का जो राजा होता है ना, शहर के जो राजा होते हैं, है ना, उसका चुनाव 3 वर्षों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस जनजातीय शासन प्रणाली में पंचायत को भैयारी या जाति गोट कहा जाता है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। किस जनजातीय शासन प्रणाली में पंचायत को भैयारी या जाति गोट कहा जाता है। ऑप्शन ए भूमिज, ऑप्शन बी है परहिया, ऑप्शन सी है माल पहाड़िया और ऑप्शन डी है सौरिया पहाड़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, परहिया। परहिया जनजाति में जो है आपका पंचायत को हम लोग भैयारी या जाति गोट कहते हैं, भैयारी या जाति गोट कहते हैं। और परिहा जनजाति में जो पंचायत का प्रमुख होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। परिहा जनजाति में जो प्रमुख होता है गांव का, पंचायत का, उसको हम लोग महतो कहते हैं। और यहाँ पर क्या बोला, उस पंचायत का जो नाम है उसका नाम क्या है, भैयारी या जाति गोट। और परिहा किस प्रकार की जनजाति है, ये आपका आदिम जनजाति में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, जनजातियों में समाज द्वारा बहिष्कृत व्यक्ति को पुनः समाज में भोज भात के माध्यम से शामिल कर लिया जाता है, वह जनजाति कौन सा जनजाति है ना। समाज से बहिष्कृत कर दिया लेकिन फिर उसको जोड़ लिया भोज भात खिला के। तो ए है महली, बी है कोरवा, सी है उपरोक्त दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उपरोक्त में से दोनों होगा, महली जनजाति और कोरवा जनजाति, ये दोनों ही बहिष्कृत व्यक्तियों को भोज भात के जरिए फिर से अंदर ले लेते हैं, समाज के अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको बड़ा कर दूं क्या मैं, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सदानों व आदिवासियों के बीच समानता या असमानता संदर्भ में निम्नलिखित में एक कथन सत्य है। दोनों कबीलाई वर्ग समूह है, दोनों सामुदायिक वर्ग समूह है। ऑप्शन सी है सदान समुदायी होते हैं जबकि आदिवासी कबीलाई होते हैं। ऑप्शन डी है सदान कबीलाई होते हैं जबकि आदिवासी समुदायी होते हैं। तो इसका आंसर तो आप बहुत अच्छे से देख ले मतलब कर पाएंगे। सदान मतलब आप सभी को पता है ये समुदायी होते हैं, और आदिवासी लोग जो है पहले कबीलाई होते थे, है ना, कबीलाई होते थे मतलब कबीला बना के रहते थे। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, 9 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है सतगवैया बैठक होती है, सतगवैया बैठक कहाँ होती है। ए है करमाली जनजाति में, बी है गोड़ाई जनजाति में, सी है खरवाड़ जनजाति में, डी है चीक बड़ाई जनजाति में। तो सतगवैया बैठक कहाँ होगी भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करमाली जनजाति में सतगवैया बैठक होती है। कौन सा जनजाति में, करमाली जनजाति में सतगवैया बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, अबुआ राजा एटेजाना महारानी राजा टुडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था। तो ये बहुत फेमस डायलॉग है, आप सभी को पता है। ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी है संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी है तिलका आंदोलन, ऑप्शन डी है कोल विद्रोह। तो हमारा जो बिरसा उलगरान था दोस्तों, बिरसा मुंडा विद्रोह, इसी में बिरसा भगवान ने जो है अबुआ राजा एटेजाना महारानी राजा टुडू ये जो कहावत है इसको फेमस किया था, और इसी के तर्ज पे जो है इनके जितने अनुयायी हैं वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये 1895 ईस्वी की बात है, राइट, 1895 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 सगे भाइयों ने
किया, जिसमें चारों सगे भाइयों को नेतृत्व हेतु जो पद सौंपा गया उनमें एक सही सम्मिलित नहीं है, वह कौन सा है? जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए सिद्धू को राजा घोषित किया, ऑप्शन बी मंत्री कान्हू को, और चांद को सैनिक, और ऑप्शन डी है भैरव को सेनापति। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? चांद। यहाँ जो सैनिक लिखा है ये गलत है, ठीक है ना, यही गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद सैनिक नहीं होगा। सिद्धू को राजा घोषित किया गया था, कान्हू को मंत्री घोषित किया गया था, भैरव सेनापति था। सिद्धू सिद्धू कान्हू मुर्मू सिद्धू कान्हू चांद भैरव, यही चार भाई थे ना। तो सिद्धू हो गया राजा, कान्हू हो गया मंत्री, भैरव हो गया सेनापति, और चांद को क्या बनाया गया था? आपका चांद को हम लोग प्रशासक बनाए थे। क्या बनाए थे दोस्तों? प्रशासक, ठीक है, इसको प्रशासक बनाए थे, प्रशासक, ओके, प्रशासक बनाए थे। तो सभी नाम याद हो जाएगा। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था, ठीक है, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और सोचिए 1857 के जस्ट पहले हो गया ये विद्रोह, अगर उसी के साथ होता तो कितना भयानक होता। और यहाँ पर भी एक नारा दिया गया था ना, ये भोगनाडीह से स्टार्ट हुआ था। 30 जून 1855, 30 जून 1855 याद रखिए, जो कि संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था, भोगनाडीह से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, भोगनाडीह संथाल परगना में पड़ता है भोगनाडीह, ओके। और यहाँ पर एक नारा प्रसिद्ध हुआ था, अपना देश अपना राज, ठीक है, अपना देश अपना राज। सब जगह एक नारा जरूर था, अपना अपना देश अपना राज, यहाँ पर अपना देश अपना राज, बस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन सा असंगत है? एक तरफ लोकगीत दिया हुआ है, दूसरी तरफ गाए जाने के अवसर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है डैड धारा बोलता है वर्षा ऋतु में देवस्थानों पर गाया जाता है। ऑप्शन बी है जापी, जापी कहता है शिकार संबंधी अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन सी है औंधी विवाह के अवसर पर गाई जाती है। ऑप्शन डी है प्रातःकाली मध्य रात्रि में गाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्रातःकाली जब लिखा हुआ है तो मध्य रात्रि में काहे गाएगा रे भाई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रातःकाली जो है वो सुबह सुबह गाया जाता है, ये सुबह का राग है। तो डैड धारा जो है वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है, ये याद रखिएगा, ये एकदम करेक्ट है। जापी नृत्य जो है शिकार संबंधी अवसर पे ही गाया जाता है, जापी, है ना, ये भी याद रखिएगा। औंधी विवाह संबंधी गीत है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाएगा, विवाह के अवसर पर औंधी गीत गाया जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, किस महल किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? ऑप्शन ए रातू का किला, ऑप्शन बी नवरत्नगढ़ का किला, ऑप्शन सी गढ़बांध किला, और ऑप्शन डी है खतरास का किला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? नवरत्नगढ़ का महल को हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड का हम्पी कहते हैं। नवरत्नगढ़ महल को क्या कहते हैं? झारखंड का हम्पी कहते हैं। और अभी आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? दुर्जन साल को पढ़ा, तो वही दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1655 के आसपास करवाया था, ठीक है, 1655 के आसपास करवाया था। आपने देखा था ना, 1616 में पकड़ लिया था। तो झारखंड का हम्पी कहा जाता है, और इसका निर्माण 1655 के आसपास किया था। और ये जो है पंचमंजिला है। कितना है? पंचमंजिला है, 5 मंजिला है, पंचमंजिला, ठीक है, पंचमंजिला है। और इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें एक शैली का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं कांगूर शैली। क्या कहते हैं दोस्तों? कांगूर शैली, ओके, कांगूर शैली का निर्माण किया गया है। और फिर इसके अंदर जो है शिव मंदिर व कपिलनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है इसके अंदर, शिव मंदिर। सब इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताया, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड का हम्पी नवरत्नगढ़ का महल दुर्जन साल ने बनाया 1655 के आसपास, द्वैसा में है ये, द्वैसा गुमला में पंचमहल इसमें है, पंचमंजिला है, कांगूर शैली में बनाया गया शिव मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन बेमेल है? बेमेल को आप ढूंढिए इसमें। एक तरफ झरना दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया है। ऑप्शन ए है गौतम घाट लातेहार में है, सदनी घाट गुमला में है, केला घाट खूंटी में है, और सुगा घाटा घाट जो है सिमडेगा में है। ये तो मैंने पढ़ाया भी है इसका क्लास। तो इसमें ऑप्शन ऐसे दिया है जिसमें बहुत
कन्फ्यूजन है। तो देखिए गौतम घाट जो है लातेहार में है, ये करेक्ट है। सदनी घाट आपका गुमला में भी है ना? सदनी घाट गुमला में है। केला घाट खूंटी में दिया है, ये गलत है। और सुगागाटा घाट जो है सिमडेगा में दिया है, ये सही है। केला घाट भी जो है दोस्तों वो सिमडेगा में है। तो केला घाट और सुगागाटा घाट जो है वो दोनों ही सिमडेगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 टोटम है। टोटम क्या है? जनजातियों का गोदना, जनजातियों का वाद्य यंत्र, सी जनजातियों का युवागृह और जनजातियों का गोत्र प्रतीक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपको पता है गोत्र प्रतीक है ये। टोटम जो है संथालों में गोत्र प्रतीक होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया आपका, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अभी तक आप अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिए। बहुत कम लाइक करते हैं आप लोग, बस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल में शामिल नहीं है? संथाल परगना प्रमंडल में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है गोड्डा, ऑप्शन बी है गिरिडीह, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है देवघर। तो संथाल परगना प्रमंडल में आप सभी को पता है जो हमारा उत्तर पूर्वी जिले आते हैं वो सभी जिले आते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? गिरिडीह जो है हमारा संथाल परगना प्रमंडल का नहीं है, ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का है, यानी कि नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल का है। तो इसमें गोड्डा आएगा, दुमका आएगा, देवघर आएगा और इसके साथ-साथ और भी जिले हैं। जामताड़ा आपका हो गया, जामताड़ा यहाँ छोड़ दिया था, साहिबगंज छोड़ दिया है। उसके बाद आपका क्या हो गया? गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ भी छोड़ दिया है, पाकुड़, ठीक है? तो इतना जिले जो हो गए आपका संथाल परगना प्रमंडल में है। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सही सम्मिलित नहीं है? पद्मा का किला कहाँ पर है? हजारीबाग में, पलामू का किला लातेहार में, पेराघाट का किला पूर्वी सिंहभूम में, पंचकोट धनबाद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? पेराघाट का किला जो है पूर्वी सिंहभूम में नहीं है। तो कहाँ पर है ये? ये पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों, ये पूर्वी सिंहभूम लिखा है ना। पेराघाट का किला एक्चुअल में ये जो किला है इसी को हम लोग बोलते हैं जगन्नाथपुर का किला। जगन्नाथपुर का किला इसी को बोलते हैं, जगन्नाथपुर का किला। तो ये पेराघाट का किला जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पर है? पूर्वी की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर में? पश्चिमी होगा। बाद बाकी सही ऑप्शन मिलाया हुआ है। पद्मा हजारीबाग में है, पलामू लातेहार में है, पंचकोट का किला धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि झारखंड के निम्नलिखित पारंपरिक त्योहारों पर विचार करें। देसावली, भाई भीख, जनी शिकार। तो यहाँ क्या बोल रहा है? उपरोक्त में से किसे 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसी क्वेश्चन से पूरा पूरा आंसर आप याद रखिएगा, ठीक है? और इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1, 2, 3 तीनों ही होगा कि दीपावली, भाई भीख और जनी शिकार। दीपावली, भाई भीख और जनी शिकार ये सभी त्यौहार जो है 12 वर्षों के अंतराल में मनाए जाते हैं। तो दीपावली जनजातीय देवता से संबंधित त्यौहार है। ये जनजातीय देवता से संबंधित त्यौहार दीपावली होता है। भाई भीख में आप सभी को पता है बहन अपने भाई के घर से जो है भीख मांग कर अनाज लाती है। तथा जनी शिकार में महिलाएं जो है पुरुष प्रधान पुरुष वेश बना के है ना जंगलों में शिकार करने के लिए पारंपरिक हथियारों के साथ जाती है। ओके, और ये तीनों ही जो है आपका 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? झारखंड में सुंदर व आकर्षक हाथ से बने कपड़ों की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, चीक बढ़ाई और खरवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस ये जो चीक बढ़ाई है ये बड़ा अच्छा कपड़ों में सुंदर सुंदर चित्र वगैरह बनाते हैं, ठीक है? चीक बढ़ाई झारखंड में सुंदर व आकर्षक हाथ से बने कपड़ों की कारीगरी के लिए चीक बढ़ाई फेमस है। चीक बढ़ाई फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 भाई बहन के संबंधों से संबंधित लोक नाट्य का संबंध है। जट जाटिन, सामा चकेवा, भकुली बंका उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सामा चकेवा जो है लोक नाट्य पूछ रहा है ना, भाई बहन का है, भाई बहन का। तो भाई बहन का सामा चकेवा होगा। सामा चकेवा तो भाई बहन के लिए लोक नाट्य है, ठीक है? तो
इसका जो सामा चकेवा होता है ये भाई-बहन के लिए होता है और कार्तिक माह में होता है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से होता है। इसमें क्या किया जाता है, सामा चकेवा में बेसिकली मिट्टी के जो पात्र होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, यानी कि मूर्तियाँ तैयार की जाती है और उसके बीच में अभिनय करवाया जाता है। सामा हो जाता है सामा चकेवा में सामा आपका भाई रहता है ना, भाई-बहन के पुत्र, ठीक है? तो ये सामा चकेवा, इसको और जट-जटिन आप सभी को पता है, ये बकुली बंका, ये सब विवाह संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंडी वाद्य यंत्र व उसके प्रकारों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है केंद्रीय तंतु वाद्य है, ऑप्शन बी है मदन भेरी सुश्री वाद्य है, ऑप्शन सी है तुम्दक अवनद्य वाद्य है, भुआंग है घन वाद्य है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भुआंग। भुआंग जो है घन वाद्य नहीं है। देखिए धनवाद्य और घनवाद्य और अवनद्य वाद्य ये क्या होता है? ये आप याद रखिएगा, ढोल की तरह का जो बजा बजा सकते हैं उन सब में ये आता है, अवनद्य वाद्य और घन वाद्य। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय जो है तंतु वाद्य है, बिल्कुल सही है, ये झारखंड का वायलिन है। मदन भेरी जो है वो भी सुशीर वाद्य है, ये भी सही है। तुम्दक तुम्दक आप सभी को पता है झारखंड का सबसे फेमस जो है वाद्य यंत्र, उसमें तुम्दक आता है। शादी विवाह अन्य फंक्शनों में ये बहुत फेमस है तुम्दक, ठीक है? ये अवनद्य वाद्य है। भुआंग जो है, भुआंग आपका सींग से बनाया जाता है, ये सींगा होता है भुआंग। ये संथाल लोग ज़्यादा यूज़ करता है और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र बोल सकते हैं उसको, ठीक है? उसमें आता है, फूँकते हैं उसमें। क्वेश्चन 23, झारखंड लोक नाट्य भकुली बंका में भकुली बंका का अर्थ होता है ना? भकुली बंका का अर्थ क्या होता है? देखिए, मैं थोड़ा देर पहले बताया भकुली बंका एक विवाह से संबंधित है, तो पति-पत्नी, ठीक है? यहाँ भकुली मतलब होता है पत्नी और बंका मतलब पति होता है। अच्छा, ये ऐसे करके पूछा है। ठीक, ठीक। भकुली मतलब पत्नी होता है और बंका मतलब पति होता है। भकुली पत्नी होता है, बंका पति होता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 24, जनजातियों में प्रचलित सूढ़ी क्या है? एक वस्त्र है, एक आभूषण है, एक भोजन है, एक अस्त्र है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक भोजन है, सूढ़ी, है ना? सूढ़ी क्या है? एक भोजन है। तो अच्छा, ये बता ही देते हैं, ये आपका सरहुल पर्व से रिलेट करता है। सरहुल पर्व के जो तीसरे दिन में हम लोग मुर्गा-उर्गा भूनते हैं ना, वहाँ पर खिचड़ी वगैरह बनता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सूढ़ी, है ना? बिरयानी जैसा भोजन होता है ना? खिचड़ी जो बनता है सरहुल पर्व में, है ना? बिरयानी जैसा जो भोजन होता है मुर्गा काट के, वही चीज़ हो गया सूढ़ी, ठीक है? ये बहुत फेमस चीज़ है, बिरयानी, सरहुल पर्व, हाँ? ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में किस संथाली लेखक को संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? संथाली लेखक है, बादल हेम्ब्रम है, कालीचरण हेम्ब्रम है, अर्जुन चरण हेम्ब्रम है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पूछा है आपसे क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इसमें जो आंसर है दोस्तों इनमें से सभी है। जो संथाली लेखक है इसमें बादल हेम्ब्रम है, कालीचरण हेम्ब्रम है, अर्जुन चरण हेम्ब्रम है, इन सभी को संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो बादल हेम्ब्रम को मिला है 2007 में, इस कालीचरण हेम्ब्रम को मिला है 2019 में और आपका अर्जुन चरण हेम्ब्रम को मिला है 2013 में, 2013 में, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जनजातीय समूह जंगल पहाड़ों में रहना पसंद करती है, जबकि झारखंड की एकमात्र जनजाति जो यह जीवनशैली पसंद नहीं करती है, कौन सी है? चेरो, लोहरा, किसान और खरवार। तो जनजातीय समूह जंगलों पहाड़ों में रहना पसंद करती है, किंतु झारखंड की एकमात्र जनजाति जो यह जीवनशैली पसंद नहीं करती है, वह कौन सी जनजाति है? तो यहाँ जो लिखा है दोस्तों, उसमें जो राइट आंसर होगा वो चेरो जनजाति होगा, ठीक है? चेरो जनजाति पहाड़ों जंगलों में पसंद नहीं करते हैं रहना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड की वह मंदिर जो असम की कामाख्या मंदिर के शिल्प कला से शैलीगत समानता रखती है, कौन सी मंदिर है?
वंशीधर मंदिर, नगर उटारी, छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा, भद्रकाली मंदिर, इटखोरी। ऑप्शन डी है देवड़ी मंदिर, तमाड़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता है, छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा में है, उसका जो संबंध है वो कामाख्या मंदिर की तरह का ही है। इसमें भी यहाँ पर दीप प्रज्वलित होती है, कामाख्या देवी वहाँ पर पूजा की जाती है, यहाँ छिन्नमस्तिका माता की पूजा की जाती है। बस यही अंतर है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेले का नाम पड़ा है, वह है कुंडा मेला, बुढ़ई मेला, सूर्यकुंड मेला, हिजला मेला। तो एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेले का नाम पड़ा है, उसका क्या नाम है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हिजला मेला। एक खनिज की उपस्थिति, ठीक है, यहाँ पाया जाता था ना, उसको क्या बोला जाता था? हिजलो पाइलाइट ना, हिजलो हिज पोलाइट, हिज पोलाइट बोला जाता है, ठीक है, हिज पोलाइट, हिज पोलाइट। यहाँ पर जो पाया जाता था दुमका में, हिज पोलाइट, ये मयूराक्षी नदी के किनारे है ना, हिज पोलाइट, मयूराक्षी नदी के किनारे है हिजला मेला। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रांग चीती नामक लिपि का संबंध है हो जनजाति से, उरांव जनजाति से, बिरहोर जनजाति से, बंजारा जनजाति से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रांग चीती जो है हो जनजाति से है, ब्रांग चीती हो जनजाति से है, ओके। और इसका जो विकास है, ब्रांग चीती का विकास जो किया है दोस्तों, वो किसने किया है? लाखो बोदरा ने। किसने किया है? लाखो बोदरा ने, लाखो बोदरा ने। ब्रांग चीती नामक लिपि का संबंध हो जनजाति से है और इसका जो विकास किया है वो लाखो बोदरा ने किया है, ब्रांग चीती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नागवंशी राजाओं की मातृभाषा के नाम से झारखंड में प्रचलित कथित भाषा है गवारी, सादरी, नागपुरी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये नागपुरी आप सभी को पता है। अच्छा, और एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है, मातृभाषा के नाम से झारखंड में प्रचलित कथित भाषाएं, तो ये गवारी और सादरी जो है भाषा, वो नागवंशी राजाओं का ही भाषा था, ठीक है, उनके राज्य में मातृभाषा के रूप में फेमस था। तो यहाँ आंसर सही सभी होना चाहिए, गवारी और सादरी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची में है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद में है। ऑप्शन सी है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटी सिल्वे रांची में है। ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाईबासा सिंघभूम में है। तो देखिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची में बिल्कुल है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहारी सिंदरी का नाम बोल रहा है, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटी सिल्वे में, लेकिन NIT यहाँ बोल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में। ये गलत है, ये तो आपका जमशेदपुर में है ना, पूर्वी सिंहभूम में, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, राइट, ओके। आदितपुर में है बेसिकली, आदितपुर अभी सरायकेला खरसांव में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य में पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्वी सिंहभूम, रांची, मेदिनीनगर, रामगढ़। तो रामगढ़ इसका राइट आंसर होगा। रामगढ़ में पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो है की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन सा मिलान गलत है? जनजातीय शोध संस्थान जो है रांची में है, चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में है, तिलहन शोध विकास बोकारो में है, केंद्र खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। तो यहाँ तो लगभग सभी सही है, एक गलत है, आपको ढूंढना है कौन सा गलत है। तो देखिए, जनजातीय शोध संस्थान जो है रांची में ही है, चावल अनुसंधान केंद्र बरही हजारीबाग में है, तिलहन शोध संस्थान, देखिए तिलहन सबसे ज़्यादा होता कहाँ है? पलामू में होता है, ठीक है, पलामू यानी कि आपका पश्चिमी भाग में, और यहाँ पर आंसर दिया बोकारो, तो ये गलत है। केंद्रीय खनन का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में है, बिल्कुल है। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर, डाल्टनगंज जिसको बोलते हैं, मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, ठीक है, डाल्टनगंज में है और ये कहाँ पड़ता है? पलामू में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार झारखंड के किसी खिलाड़ी को किसी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि प्रदान किया जाता है? ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खेल और खिलाड़ी जो एक सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5, उसमें से ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार है ना, इसमें देखिए 2 करोड़ दिया हुआ है, 1 करोड़ दिया हुआ है, 50 लाख दिया हुआ है, 20 लाख दिया हुआ है।
तो यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, स्वर्ण पदक अगर आप जीतते हैं, यहाँ क्या पूछा है, विश्व चैंपियनशिप पूछा है। देखिए 2 तरीके के चैंपियनशिप होता है, एक विश्व चैंपियनशिप है और एक ओलंपिक वाला है, तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ जो पूछा है विश्व चैंपियनशिप पूछा है, तो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले को हम लोग 20 लाख रुपए प्रदान करते हैं। कितना देते हैं, 20 लाख रुपए प्रदान करते हैं। उसके बाद सिल्वर मेडल वाले को हम लोग कितना देते हैं, 15 लाख देते हैं। सिल्वर वाले को कितना देते हैं, 15 देते हैं। और जो ब्रॉन्ज मेडल लाएगा उसको कितना देंगे, ब्रॉन्ज मेडल वाले को हम लोग 10 लाख रुपया देंगे। ये झारखंड सरकार ने अपनी तरफ से उद्घोषणा किया है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल पाने वाले को 10 लाख रुपया, ब्रॉन्ज मेडल पाने वाले को 10 लाख रुपया। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपका पूछ लेता है ओलंपिक का, तो अब क्या आंसर हो जाता है। ओलंपिक के केस में याद रखिएगा 2 करोड़ 1 करोड़ और 75 लाख है। 2 करोड़ 1 करोड़ और 75 लाख। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में कौन झारखंड की हॉकी खिलाड़ी नहीं है, विमल लकड़ा, अंशुता लकड़ा, मिशेल लकड़ा, सुशीला लकड़ा। ठीक है, तो ये खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। मिशेल लकड़ा झारखंड के मुक्केबाज हैं। ठीक है, आपका मिशेल लकड़ा जो है झारखंड के मुक्केबाज हैं, ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है। बाद बाकी सभी हॉकी खिलाड़ी हैं, विमल लकड़ा, अंशुता लकड़ा, सुशीला लकड़ा। मिशेल खिलाड़ी जो है बॉक्सिंग करता है बाबू, बॉक्सिंग। आगे क्या देखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना में कौन सा मानद पद प्राप्त है, कर्नल का, लेफ्टिनेंट का, मेजर का, लेफ्टिनेंट कर्नल का। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल का। महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना में कौन सा मानद पद प्राप्त है, लेफ्टिनेंट कर्नल का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। झारखंड से संबंधित निम्न में कौन सा खिलाड़ी शतरंज से संबंधित नहीं है, दीपसेन गुप्ता, नीरज कुमार मिश्रा और उपरोक्त दोनों। तो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा खिलाड़ी संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें दोनों खिलाड़ी तो आपका झारखंड का ही है, दीपसेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा, ये दोनों झारखंड का है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं का पूछा है, इनमें से कोई नहीं होगा। दीपसेन गुप्ता इवन विश्व चैंपियनशिप भी जीत चुका है, ये चक्रधरपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। लुथरू हासदा का संबंध किससे है, लुथरू हासदा। तो लुथरू हासदा एक क्या है, हॉकी है, फुटबॉल है, तीरंदाजी है, क्रिकेट है। ये तीरंदाजी होगा दोस्तों। लुथरू हासदा जो है वो तीरंदाजी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39। क्वेश्चन में 39 देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर इसको ऐसे करके ले लेते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रावधान के अनुसार कोई कृषक किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जे वाली भूमि के संबंध में निम्न में से किस भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए दिया, सॉरी यहाँ पर जो दिया है देखिए, बगीचे की भूमि के रूप में, कृषि भूमि के रूप में, वास स्थान के रूप में। कूड़ की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक होगा, केवल 1 और 2 होगा, 2 तथा 3 होगा, 1 2 3 होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर करना है क्या होगा। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 है उसके प्रावधान के अनुसार कोई कृषक किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष के कब्जे वाली भूमि के संबंध में निम्न में किस भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकता है, ये बोल रहा है। ओके, तो इसमें देखिए तीनों ही केसेस में कोड़कर भूमि में परिवर्तित नहीं कर सकता। आपने बगीचा बना रखा है, वो कृषि भूमि है, वो वास भूमि है, इन तीनों के केस में आप कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकते उस भूमि को। ठीक है, अपना नहीं बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 4040। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी भाग को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे कहा जाता है मुंडारी रैयत, मुंडारी भूधारक, मुंडारी काश्तकार और मुंडारी खुटकट्टीदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें साफ साफ बोला है मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी भाग को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया है उसे क्या कहा जाता है। जो मुंडा लोग है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुंडारी खुटकट्टीदार कहते हैं, है ना, मुंडारी खुटकट्टीदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रारूप वर्ष निर्मित कर लिया गया था कब। इसका आंसर तो मैंने पहले भी बताया है, 41 का बी हो जाएगा। 1903 में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 42।
क्वेश्चन नंबर 42 कहता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो पहली बार कब संशोधन किया गया था भाई? 1910 में, 1920 में, 1950 में, 1990 में। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1920 में। ठीक है, 1920 में पहली बार इसमें संशोधन किया गया था। हाँ, और लास्ट जो संशोधन इसमें किया गया है 1995 में किया गया था। 1995 या 96 था, 95 ही होगा। ठीक है, 95 में किया गया था और ये 26 टाइम्स जो है अभी तक संशोधित हो चुके हैं। 26 टाइम्स संशोधित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत भूस्वामी को भूमि के सामान्य सर्वेक्षण का माप अधिकार प्राप्त है? भूमि के सामान्य सर्वेक्षण व माप का अधिकार प्राप्त है। तो धारा 70 है, धारा 75 है, धारा 95 है, धारा 100 है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो धारा 75 हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 75 के अनुसार भूस्वामी जो होता है उसको अपनी भूमि का सामान्य सर्वेक्षण कराना और माप का अधिकार प्राप्त है। धारा 75। क्वेश्चन 44, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रेत क्या है? वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार है। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का जमीन जोतने का कार्य करता है। ऑप्शन सी है जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जो स्वयं या अपने पारिवारिक सदस्यों या भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने हेतु भू धारण करता है। और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सी, जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जो स्वयं खुद से या अपने पारिवारिक सदस्यों या भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने हेतु भू धारण करता है उसको रैयत कहते हैं। ठीक है, दोनों ही, खुद खेती करता है या फिर किसी और के जरिए खेती करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों तक बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द कर दी जाती है? तो बता दो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों तक बंदोबस्त बंजर भूमि जो बंजर भूमि बंदोबस्त की गई है उसको आपने आबाद नहीं किया, उसमें काम नहीं किया, तो कितने वर्षों तक वो रहेगी आपके पास? दोनों में अलग अलग है, सीएनटी में और एसपीटी में दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है आंसर जो दिया है दोस्तों वो 5 वर्ष दिया है। ठीक है, 5 वर्षों तक आपने अगर उस बंजर भूमि को आबाद नहीं किया उसके बाद ही आपको उसका बंदोबस्ती हटा दी जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष। क्वेश्चन 46, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार है? ठीक है, ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का बात कर रहा है जिसमें किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व कपड़े बनाने का अधिकार है। धारा 14, धारा 15, धारा 20, धारा 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो धारा 15 होगा। ठीक है, धारा 15 होगा। सीएनटी में ये अलग है, यहाँ पर धारा 15 है, एसपीटी में धारा 15 है। एसपीटी में धारा 15 के तहत ईंट व कपड़े अपने बनाने का अधिकार है। चलिए आगे अभी का जो करंट हॉट टॉपिक्स है उससे भी क्वेश्चन है यहाँ पर। पेशा कानून का मूल उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है? ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को, नगर पंचायत को, जिला परिषद को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ग्राम सभा को यहाँ पर मजबूत करने की बात कहता है। और पेशा कानून कब लागू हुआ था? 1996 में। अब यहाँ पर याद रखिए झारखंड में कब लागू हुआ ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति किस वर्ष लागू हुई? नई पर्यटन नीति किस वर्ष लागू हुई ये पूछ रहा है। 2018, 2019, 2020 और 2021। तो झारखंड में नई पर्यटन नीति आपका लाया गया था दोस्तों 2020 में। ठीक है, नई पर्यटन नीति 2020 में लाया गया था। और इसके पहले जो है झारखंड राज्य पर्यटन नीति जो लागू किया गया था वो 2015 में किया गया था। ठीक है, 2015 में पहला और अभी जो है करंट में 2020 में लाया गया है। क्वेश्चन 49, झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर होता है?
तो ये औरंगा नदी, अमानत नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी। तो सबसे पहले ये जानिए कि सबसे ऊँचा जलप्रपात है कौन-सा? तो वो है बूढ़ाघाघ। क्या है? बूढ़ाघाघ, बूढ़ाघाघ। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये लातेहार में है, ठीक है? लातेहार में है। उसके बाद आपसे ये भी पूछेगा ना इसका ऊँचाई कितना है? तो 149 मीटर है, ओके? और उसके बाद कौन-सी नदी में है? तो उत्तरी कोयल नदी में है। कौन से है? उत्तरी कोयल नदी। एक्चुअल में तो उत्तरी कोयल नदी में नहीं है, उसकी सहायक नदी में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको वही मारना है। नदी का नाम ही बूढ़ा है, ठीक है? तो आज का अंतिम क्वेश्चन लूँगा दोस्तों, ठीक है? ये 50वां नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ गया है, तो मैं जाऊँगा, कल इसको पूरा करूँगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5050 में क्या है? निम्नलिखित जलप्रपातों पर विचार करें। बूढ़ाघाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात। तो ये सभी जलप्रपात क्या पूछ रहा है? कौन सा रांची के पठार के ढालों के कारण निर्मित जलप्रपात है? रांची के पठार के ढालों के कारण निर्मित जलप्रपात इनमें से कौन सा है? ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3 और 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर तो मेरे ख्याल में होना चाहिए तीनों ही, जो है रांची के पठार के ढालों के कारण ही निर्मित हुआ है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पे, है ना? दसम जलप्रपात कांची में, गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पे। तो ये सब नदियों से जो जलप्रपात का निर्माण हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है, रांची के पठार के ढलानों में ही हुआ है। ओके, तो कैसा लगा आज का सेशन दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सेशन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।